मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। ये सब तो याद करने के ट्रिक है जो कि मेरे को पता ही है, इसमें क्या इतना ज़्यादा हो करना। एस ब्लॉक, बस इसमें इतना याद रखना है। एस ब्लॉक ये सब तो पता ही है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है। पॉसिबल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, जनरल इलेक्ट्रॉन को NS1 और 2। फर्स्ट ग्रुप होता है एल्काली मेटल होता है। सेकंड ग्रुप है एल्काली अर्थ मेटल होता है। एलिमेंट जो केरोसिन में स्टोर करते हैं ना, वो करते हैं हम लिथियम, तो उसमें भी वैक्स से कोटेड कर देते हैं। रेडियो एक्टिव तो FR और RA, क्या यार नाम याद नहीं पता मेरे को इनका। जो गैसेस होते हैं वो हाइड्रोजन हीलियम होते हैं। लिक्विड होते हैं वो सीजियम फेरेडियम होते हैं। FR मतलब कुछ भी। नोटोरियस और लाइटेस्ट H है। लिक्विड एंड रेडियो एक्टिव FR है। यही याद रखना है इसे भैया, FR सारे सारे जो मेटल होते हैं इस ब्लॉक के वो बेसिक नहीं होते। बेस मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन देते हो बे नहीं होते, क्योंकि जो बेरिलियम है वो एम्फोटेरिक होता है। और ऑल मेटल वो सेकंड ग्रुप के भी नहीं होते, अल्काली अर्थ मेटल भी, क्योंकि बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है। पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन NP में जाता है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 में आता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप जो होता है वो मतलब 3rd से लेके 7 तक वेरी करता है, जिसमें कि आपको देखने के मिलते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मतलब नियोन तो क्या, हीलियम से होता है स्टार्ट। नोबल गैसेस। लिक्विड लिक्विड जो होता है वो गैलियम और Br क्या होता है यार, पता नहीं, कुछ होता है। रेडियो एक्टिव पोएट RN मेटलोइड ये होते हैं। और ये हम और अब हमने मारा ये वाला ऑक्सीडेशन ग्रुप नंबर बराबर है 2 कम। बोरोन फैमिली को एक्सोजन कहा जाता है। कार्बन को क्रिस्टलोजन, नाइट्रोजन को मेरे को पता है पिक्टोजन कहते हैं, इनकी स्मेल बैड होती है। ऑक्सीजन को चैलोजन, हेलोजन का तो पता ही है सबको, नोबल गैस को एरोजन। बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ग्रेफाइट होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ND में जाता है, D ब्लॉक का। और ये सारी चीज़ें हैं 3rd B से लेके ये आगे तक गई। चल छोड़ो यार, ये सब चीज़ें होते रहेंगे। D ब्लॉक ट्रांजिशन होते हैं। वोलेटाइल मेटल जिंक, कैडमियम और मरकरी। कोइन मेटल कॉपर, गोल्ड और सिल्वर होते हैं। नोबल मेटल जो होते हैं वो AgHd। तो फिर उसके बाद मेरी स्क्रीन टर्न ओपन वाली थी यार। फर्स्ट मैन मेड मेटल TC होता है। बेस्ट कंडक्टिविटी Ag की होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रुथेशियम एंड ओस्मियम शो करता है +8 की। और मैक्सिमम डेंसिटी IR की होती है। लिक्विड एलिमेंट होता है जो मरकरी होता है, ऑक्सीडेशन से ग्रुप नंबर से ज़्यादा ही होती है भाई। मैक्सिमम इस पे आ रही है। मैग्नीज की तो +7 पे जाती है, मतलब +8 +7 ऐसे वेरी करती रहती है ना। बहुत मजे का चैप्टर है खैर। चलो यार, ये सब F ब्लॉक के बारे में तो और क्या ही पढ़े हो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। मैक्सिमम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच शुड बी प्रेजेंट थ्योरेटिकली इन 8th पीरियड ऑफ द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। अगर पूछा है ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट विच शुड बी प्रेजेंट इन थ्योरेटिकली इन 8th पीरियड, तो N यहाँ पे पीरियड नंबर है, तो उसके हिसाब से even है तो ये +2 वाला फॉलो होगा, ओड है तो +1 वाला फॉलो होगा। यहाँ पे QSP हमारे सर ने बताया था कि सेकंड पीरियड जो है वो लिथियम बेरिलियम बोरोन, मतलब इस 3rd पीरियड और सेकंड पीरियड डायगोनली रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें नॉर्मल H2O को ऑक्सीडेन, NH3 को एजेन, फॉस्फेन, ब्रोमेन, मीथेन, प्लम्बेन ऐसे कहते हैं। ये तो है ही कि नील उन बी ट्राई क्वाड बैंड हैक्स हैप्ट ओक्ट एन सफिक्स EM लग जाता है। आइडेंटिटी, हाँ। अब देखो जैसे कि अगर कुछ हमें दे रखा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उस समय ब्लॉक का पता चल जाएगा, और मैक्सिमम जो उसकी क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उस समय पीरियड का पता चल जाएगा। बट ग्रुप नंबर में यहाँ पे थोड़ा लफड़ा हो जाता है।
एस ब्लॉक के लिए अगर हमें पता करना है कि कौन सा क्या है, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक के लिए तो सीधा सीधा होता है कि 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड पी में जाएगा। पी ब्लॉक में यहाँ पे लफड़ा आ जाता है भाई, पी ब्लॉक में यहाँ पे +10 करना पड़ता है, क्योंकि प्लस वो होता ही वहाँ से 13 से स्टार्ट है, तो ऐसे प्रॉब्लम पड़ जाती है। फिर उसके बाद जो डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में तो अपना ये सिंपल सा ही NS + n - 1 × d। एफ ब्लॉक में तो 3 ही है भाई, थर्ड ग्रुप पे रहता ही नहीं अलग कहीं। एग्जाम्पल देखो, अगर आप देख सकते हैं तो हम देखते हैं 3d1 4s2। तो यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया, डी ब्लॉक, और फोर्थ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फोर्थ पीरियड का है, तो ये आया। ग्रुप नंबर एस सब सेल, मतलब ग्रुप नंबर के हिसाब से जो ग्रुप नंबर होता है एस सब सेल, एस के लिए होता है कि एस के लिए अपने पास सीधा सीधा होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक के लिए हो 10+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लाइक NS2 NP5 में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 10 + 17, तो 17 आएगा। डी ब्लॉक में अपने 3d2 4s2, तो 2 4 वो हैं, तो फोर्थ है ये। एंड एफ ब्लॉक में तो 4 5 ये थर्ड पे ही बिलोंग करते हैं। 6 टिपिकल एलिमेंट, तो टिपिकल एलिमेंट जो होते हैं ना, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन होते हैं, तो 6th वाला सल्फर होता है। अब यहाँ से आएंगी मेन चीज़ें स्क्रीनिंग फैक्टर, जिसे हम जेड इफेक्ट भी कहते हैं, अब जेड इफेक्ट जो होता है ना, वो एस सब सेल का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एस के ऊपर जो यहाँ पे n=1 होता है, एस से होता है, उस पर 2 3 4 5 सब मतलब न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो सब अब ये सारे एक तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी तो कर रहे होंगे, तो एक को सबसे ज़्यादा रिपल्सन मिल रहा है और फिर सबसे कम 5 को मिल रहा है, तो सिग्मा जो वो होता है वो एस का सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम इसमें देखेंगे वैल्यू ऑफ सिग्मा। यहाँ पे अगर हम जेड इफेक्टिव निकालना है तो हमें मेनली उसके एटॉमिक नंबर पे से उसका सिग्मा का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे, तो जेड इफेक्टिव मिल जाएगा हमें। अब ये अलग अलग होते हैं अलग अलग के लिए, लाइक एस और पी ब्लॉक के लिए तो ये है सबसे पहले हमें टेस्ट इलेक्ट्रॉन लेना है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन n वाला होगा, उससे एक हम n-1, बाकी सारे रेस्ट में एक n-1 वाले की वैल्यू 0.85 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, n की वैल्यू 0.35 से मल्टीप्लाई करनी है। लाइक आर्गन है, आर्गन में अगर हमें सिग्मा देखना है, और पहली बात है जो जेड इफेक्टिव होता है वो कभी भी एलिमेंट के लिए डिफाइन नहीं होता, वो सबसेल के लिए डिफाइन होता है। आर्गन है, आर्गन के लिए हमें आर्गन में यहाँ पे हमने टेस्ट इलेक्ट्रॉन पकड़ा, यहाँ पे 2 × 1 रेस्ट की आ गई, यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई 0.5 से हो गई, यहाँ पे 8 थे, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 7 × 3.5 हो गए, तो सिग्मा की वैल्यू ये आ गई। राधे कृष्ण। तो यहाँ पे फिर भाई जैसे मैं आपको बताता हूँ, एस और पी में एन की वैल्यू होती है 0.35, n-1 में 0.85, और रेस्ट मतलब सारे जो रेस्ट बचता है वो 1 में, और डी और एफ में n-1 होता है जिसे हम नॉर्मली 1 कर देते हैं और n को 0.35 करते हैं, 0.85 वाला सिस्टम कट जाता है। लाइक जिंक में अगर हम 4s के लिए अगर निकालते हैं कि 4s पे कितना जेड इफेक्टिव होगा, तो 4s के लिए हमारे पास आता है कि ये n है, ये n-1 है, ये रेस्ट है मतलब 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आया, और इसकी मतलब माइनस कर दिया 4.35 आया। बट अगर हम डी के लिए निकालते हैं तो n और रेस्ट कुछ n-1 मतलब 0.85 वाला कोई चक्कर नहीं, तो ये सब निकाल के 8.85 आया। एट द एंड बस इतना है कि लेफ़्ट टू राइट जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और बोर्ड टॉप टू बॉटम जाओगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, फिर बीच में अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा। लाइक अगर हम इसमें देखते हैं तो एस और पी में जेड इफेक्टिव लेफ़्ट टू राइट में 0.65 बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जो वहाँ से मतलब वो तो प्रोटॉन तो एक बढ़ता है, सिग्मा 0.35 बढ़ता है, तो ये इतने मतलब 0.65 का अंतर आता रहता है। तो और अगर हम डाउन जाते हैं तो पहले बढ़ता है फिर अप्रोक्स सेम हो जाता है। लाइक लिथियम का अगर हम करते हैं 1s1 1s2 2s1, ये तो n हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये भी शायद टेस्ट इलेक्ट्रॉन में आएगा ना, हाँ ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन में आ गया,
n-1 की बस 2 × 8 5, अब वो जस्ट निकल गया सब। डी और एफ में जेड इफेक्टिव जो है वो ऐसे बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है 0.15 से। यहाँ पे देखिए 3 है, 3.15, 3.30, 3.45 होना था, लेकिन जैसे कि हमें पता है क्रोमियम अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4s2 नहीं, ये 3d5 4s1 में आ जाता है, तो 2.95। फिर बाकी वही चीज़, अगर ये 45 होता तो ये 60 होता, 75, 90, 5, फिर ये 20 होना था, लेकिन नहीं, कॉपर भी तो अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 3d10 कर लेता है 3.70, और ये 4.35। कॉपर रिड्यूस हुआ, कॉपर कम हुआ, और ये क्रोमियम बढ़ा। क्रोमियम जितना होता नहीं यार, क्रोमियम भी कम हुआ। चलो ये कम हो जाते हैं अपना, जेड इफेक्टिव इनका घट जाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव घट रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव डायरेक्टली किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है हमारा एन पे और इलेक्ट्रॉन्स पे। तो एन पे और इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे पेनिट्रेशन पावर घटेगी, वो ये रेडियस बढ़ती रहेगी, तो आराम से इजीली निकाल पाएंगे। जो जेड इफेक्टिव रहता है ना, वो इसके लिए स्कैंडियम से नीचे जितने रहते हैं, स्कैंडियम, ये क्या है, वाइल, लैंथियम, एक्टिनोइड, ये सेम रहते हैं। जो हीलियम का जेड इफेक्टिव है वो ठीक है। ये सारी चीज़ें, एटॉमिक रेडियस जो होता है, कोवेलेंट रेडियस रहती है, वो बोन लेंथ बाय 2 रहती है, और अगर हेड टू एटम में करें तो वही चीज़, इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस माइनस कि जितने का इंटरसेक्शन 0.09 इंटू जितना इंटरसेक्ट करे होंगे। आयोनिक रेडियस अगर हम बात करते हैं, तो आयोनिक रेडियस हमें पता है कि जो नॉर्मल रेडियस रहती है वो पॉजिटिव वाले से तो बड़ी रहती है और नेगेटिव वाले से छोटी रहती है। मेटालिक वाले में डायरेक्ट बॉन्ड लेंथ बाय 2 हो जाता है। वंडरवुल में तो खतरनाक कहानी है भाई इसकी, बहुत। ऑर्डर ऑफ जो रेडियस आता है ना, वंडरवुल में सबसे बड़ा होता है, फिर मेटालिक, फिर कोवेलेंट। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड मजबूत भी काफ़ी रहते हैं, क्योंकि इनकी रेडियस बहुत कम रहती है। बट ये नहीं कि हर बार ये मजबूत रहेंगे, इन दोनों में टक्कर चलती रहती है। रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ घटेगी, सिंपल सी बात है। इफेक्टिव जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, मतलब जेड इफेक्ट कब बढ़ेगा, रेडियस कब कम हो जाएगी, मतलब जब, क्या कह रहा हूँ यार मैं, सॉरी, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो रेडियस कम हो रही है, और रेडियस कब कम होती है, जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तभी रेडियस कम होती है। अगर ये नंबर ऑफ सब सेल बढ़ रहे हैं तो रेडियस बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मतलब कि रेडियस बढ़ रही है, सिंपल सी बात है। लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है और रेडियस कम होती है, टॉप टू बटन जाने पे जेड इफेक्टिव पहले तो बढ़ता है, फिर अप्रोक्स मतलब सेम हो जाता है, पर नंबर ऑफ सब सेल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सब सेल बढ़ने पे रेडियस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन पावर घट जाती है। ऑर्डर ऑफ रेडियस फॉर एस एंड पी ब्लॉक, रेडियस में मतलब वही है, सबसे ज़्यादा नियोन की होती है, फिर लिथियम की होती है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। लिथियम की नियोन की इसलिए आते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं यहाँ पे, और इसमें तो फिर लिथियम बेरिलियम में मेटेलिक रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं नोबल गैस इज द हाईएस्ट, नो 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 नो, नोबल गैस की हमेशा नहीं रहती हाईएस्ट, एग्जाम्पल तो मुझे नहीं पता, पर कोई बात नहीं, नहीं रहती। अगर हम आरबीसी देखते हैं मतलब ये सर ने ऐसे ही जस्ट अपने उसमें बताया था। एस ब्लॉक में क्या होता है हमें पता है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस घटेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो मतलब कि राइट टू लेफ़्ट आने पे हमारी रेडियस बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस बढ़ेगी। तो ये हमारा ऐसे जाता है, बेरिलियम से बड़ी लिथियम की, लिथियम क्योंकि जेड इफेक्टिव इसका जेड इफेक्टिव कम है, लेकिन इस यहाँ पे नंबर ऑफ सब सेल बढ़ गए भाई, नंबर ऑफ सब सेल के आगे थोड़ी हो जाएगा, तो नंबर ऑफ सब सेल वाली ज़्यादा, लेकिन फिर वही जेड इफेक्टिव सोडियम, फिर यहाँ पे कैल्शियम, स्कैडियम, फिर यहाँ पे ऊपर पोटेशियम पे जाती है, फिर रुबिडियम सीजियम पे जाके मतलब पूरा हो जाता है। यहाँ पे पी ब्लॉक में अगर हम देखते हैं तो पी ब्लॉक में जस्ट एक ट्रिक है कि आपको ऐसे करके बढ़ानी है, उल्टा जेड बनाना है, ये बढ़ती चली जाएगी। बस एलुमिनियम और इंडियम में थोड़ा अंतर आता है, क्योंकि एलुमिनियम गैलियम से बड़ी हो जाती है और इंडियम भी
इससे पीवी से बड़े हो जाते हैं, लेड से बड़ी हो जाती है। डी ब्लॉक में नॉर्मल उसमें तो रेडियस घटती है, फिर बराबर फिर ज़्यादा। बट आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो इसमें हमें एन बनाना है, पर एन ऐसे ही बनाना है, ये नहीं कि ऐसे बना दोगे तुम। इसमें तो नेगेटिव चार्ज बड़ा, बट नंबर ऑफ सब सेल के सामने नहीं। नेगेटिव चार्ज वहाँ बड़ा तो रहता है, पर सब सेल के सामने नहीं होता इतना। यहाँ पे जो डी कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब रेडियस जो रहती है वो एल्यूमिनियम की बड़ी होती है और गैलियम की कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम में जो है वो डी ऑर्बिटल नहीं होता, बट गैलियम में डी ऑर्बिटल आ जाता है। डी ऑर्बिटल आएगा मतलब डी कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब कि सिग्मा पूरा हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, इसका मतलब हो गया कि जी हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन में जेड इफेक्टिव बढ़ा दिया। अब जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो भाई साहब रेडियस छोटी हो गई, बस इतना समझो। लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन पहला वाला तो इसलिए फिर होता है, ये लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन से और एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन से। भाई है ही नहीं कुछ, डी डी जब डी में कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे? फिर ये सारी चीज़ें तो है नॉर्मल। और एक्टोनॉइड ज़्यादा, मतलब एक्टोनॉइड का जो वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक्टोनॉइड लेंथोनॉइड स्कैंडोनॉइड इफेक्ट। क्योंकि एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि इस पर 4F और 5 दोनों से, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में से 4F से और स्कैंडियम में 3D होती है। जो सिग्मा का ऑर्डर रहता है वो डी का जाता है एफ से, और सिग्मा 3D 4F 5F। आयनाइजेशन पोटेंशियल, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा एंडोथर्मिक होते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं सक्सेसफुली आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिग्रीज, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, सीधी बात है। जितना ज़्यादा अपने पास जगड़ के रखेगा कैसे छोड़ देगा, तो ईवी में मेजर होती है इफेक्टिंग फैक्टर जो रहते हैं। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। नंबर ऑफ सब सेल बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगी, फिर डिक्रीज होगी। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, मतलब रेडियस कम होगी तो ये इंक्रीज होगी। निगेटिव में वही सेम चीज़। अब अगर हम इसका ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर में भाई ये चीज़ हमें सर ने बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फुली फिल्ड है वो राजा है, जो हाफ फील्ड है वो मंत्री है, और जो मतलब इनकम्प्लीटली फील्ड है, पार्शली फील्ड है, वो प्रजा है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबसे आगे कौन आएगा? राजा। आगे राजा आगे, फिर उसके बाद कौन आएगा कि भाई ये आएगा, इसकी भी डी कम्प्लीट है, राजा ही माना जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नाइट्रोजन आया हाफ फील्ड, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आया, फिर ऑक्सीजन के बाद कार्बन आएगा, कार्बन के बाद बेरिलियम आ जाएगा। बेरिलियम क्यों आएगा? बेरिलियम आ जाता है क्योंकि बेरिलियम में मतलब 1s2 2s2 कैसा भी है भाई, फील्ड तो है ना, हाफ फील्ड मंत्री मंत्री। फिर उसके बाद बोरोन और लिथियम, फिर उसके बाद अब यहाँ पे जैसे प्लस हुआ तो 1s2 भाई लिथियम सबसे आगे आ गया, ऐसे करके इसमें थोड़ा वो हो जाता है। फिर उसके बाद ये आया, ये तो बहुत पीछे पहुँचेगा मुझे लग रहा है नहीं। ऑक्सीजन आया, फिर इसका ये पहुँच गया, फिर नाइट्रोजन आ गया, बोरोन आया, ये बेरिलियम बहुत पीछे। अरे लिथियम बेरिलियम कितने पास पास थे, बिल्कुल पीछे पहुँच गए। लिथियम बेरिलियम कितने पास पास थे इसमें, बस ये है NH2NP3 में सेकेंड वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। हाँ भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इनकी ज़्यादा होनी है, इनका जेट इफेक्टिव कम है तो इनकी ज़्यादा होनी चाहिए थी ना यार। ये पता मुझे नहीं पता जाएगी, लेकिन कुछ तो है। बेरिलियम की ज़्यादा, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, इंडियम की ज़्यादा है, फिर उसके बाद टैलियम की ज़्यादा है ड्यू टू जेड इफेक्ट। और ये डी ब्लॉक में आता है। इसमें बस ये है VCN में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है, वरना जो हमारा ये होता है मतलब 5D होता है वो 3D, ये जो होता है वो ऐसा होता है 5D 3D 4D। बट VCN में सीधा सीधा फॉलो होता है कि मतलब सबसे ज़्यादा इसकी टैलियम की होगी, बट फर्स्ट वाले में तो डी है ही नहीं, ऊपर इसके एडियम सीधा। आयनाइजेशन एंथैल्पी गोल्ड से ज़्यादा पैडियम की होती है,
4D10 5s2 4D10 5s1 नोबल गैस जो वंडरबॉल है, तुम्हें को पता भी हो, मैंने पढ़ा था हमने। मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन में आयरन +1। यहाँ पे फर्स्ट में क्रोमियम की ज़्यादा आई, क्यों? अरे भाई सीधी बात है, 3D5 4s1। अरे सबसे कम क्रोमियम क्या आई? ईजिली निकलेगा, पहले स्टेट में तो ईजिली निकलेगा भाई। इसको फील्ड होना है, अपना हाफ फील्ड करना है, मंत्री बनना है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की थोड़ी मतलब सही है, बट आयरन की फिर इसकी भी आयरन की तो इसको सबसे ज़्यादा इसी की आई। बट सेकंड में देखो मैग्नीशियम सबसे नीचे पहुंच गया। निकालो भाई, फुल होना है लौटने को। क्रोमियम सबसे आगे, अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नोबल गैस। एप्लीकेशन क्या होता है एनालाइजेशन एनर्जी की? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कलेक्टर, मतलब मेटेलिक कलेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर, मेटेलिक कलेक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी बहुत ज़्यादा। अरे देना है उसको थोड़ी कुछ लेने से अपने लेना है। नॉन मेटल भाई इसको लेना है, इससे तुम छीन नहीं सकते। आयनाइजेशन एंथैल्पी भयंकर इंक्रीज करेगी। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो इसमें जो रिएक्टिविटी बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट में इतनी होती है। इफ़ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसफुल आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन 60 इन ईवी देन इट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। भाई ये अपन को हैक पता चला कि अगर 16 ईवी से कम की आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो जो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगी। लाइक सोडियम की है +1, ठीक है, बट इसकी +2 में जाने में 42.7 ईवी। सही है। Inertial enthalpy of an element is less than 11.11 EV, देन मैग्नीशियम दोनों के बीच में फंस गया है। तो फिर दोनों के बीच में अगर फंस जाता है तो फिर एल्यूमिनियम 3 के एल्यूमिनियम, मतलब कि हाई वाली ज़्यादा वो हो जाएगी मोर स्टेबल टू डिटरमाइन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन। चलो ये तो हाँ भाई, ये बहुत हल्का लग रहा था, बट जेईई मेंस ने इस पर क्वेश्चन पूछ दिया। अगर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हो किसी भी एलिमेंट के तो वो होते हैं नंबर ऑफ लोअर वैलेंसी बिफोर फर्स्ट हाई जंप, लाइक फर्स्ट हाई जंप इवन, ठीक है, ऐसे करके। इससे नहीं, तुम्हें इससे अच्छा हमें इस वाले क्वेश्चन से बहुत अच्छा समझ आएगा। द 5 सक्सेसफुल आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर 800 मतलब ऐसे करके। यहाँ पे 800 है, 2427 है, 3658 है, और इसमें देखो कितनी जंप कर गई, 3658 से 25,024 जंप कर गई। तो यहाँ पे देखो है नहीं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हाई जंप मारा है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड होंगे, तभी तो वो इतनी तगड़ी जंप करी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। भाई ये एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक, लेकिन जो मतलब जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं उनमें तो एंडोथर्मिक होते हैं, उन्हें तो देनी पड़ती है एनर्जी। ये सब चीज़ें तो मुझे समझ, मतलब मुझे तो पता है, तो मैंने बताने का मैं। इफेक्टिंग फैक्टर क्या होता है? भाई देख, जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, सीधी बात है भाई। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब कि एनर्जी बहुत तगड़ी रिलीज होगी। एन बढ़ेगा डिक्रीज होगी, रेडियस बढ़ेगी डिक्रीज होगी, पॉजिटिव बढ़ेगी, ये सब तो पता ही है। ऑर्डर में इसमें भी वही है, न्यून की फुल है भाई, बहुत तगड़ी एनर्जी देगा। बेरिलियम एन हाफ फील्ड, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, फिर बोरोन आ गया, फिर लिथियम आ गया, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड। चलो थर्ड और सेकंड पीरियड की देख लेते हैं। जैसे इसमें है, ये तो फ्लोरीन है सेकंड, क्लोरीन थर्ड। फ्लोरीन जो होता है वो 2s2 2p5 होता है। अब देखो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पास में, तो स्मॉल साइज है, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो लेस अट्रैक्टिव होगा, लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो करेगा। और क्लोरीन है भाई, साइज बड़ा है, लेस रिपल्सन है, मोर अट्रैक्टिव होगा, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब ये स्टेबल, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, तो स्टेबल इतना नहीं होगा। ये जितना स्टेबल होगा, मतलब
भाई जो जितना स्टेबल है ना उसे वहाँ से हटा दिया, बस उतनी एनर्जी रिलीज होगी, उतनी तगड़ी एनर्जी। बस यहाँ पे इतना ख़त्म हुआ। अब केमिकल बॉन्डिंग का आगे से शुरू हो।